नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या पर। आज हम बात कर रहे हैं, आज जो 31 जनवरी को सीटेट का पेपर हुआ है लेवल 1 में सीडीपी का पेपर जो है आज हम कंप्लीट देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न आया था एल नंबर में वो है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ठीक है, योग्यता जो है उसमें कोशिश करके हम और सुधार कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? ओके, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, इंक्वायरी की जाए और डायलॉग, बातचीत, संवाद किया जाए, वो बच्चों की संकल्पना की जो समझ है उसकी बढ़ोतरी करने में सबसे ज़्यादा सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसे सही माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगर इंफॉर्मेशन जो है उसे डिसकनेक्टेड चंक्स में प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, वहाँ पर बच्चों को सीखने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ठीक है, लर्निंग की हम बात करते हैं, उसकी बेस्ट स्टेट कौन सी होगी लर्निंग की? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नो अराउजल, नो फियर, हाई अराउजल, हाई फियर, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी एकदम क्लियर है, कहीं कोई मिस्टेक की बात ही नहीं है कि भाई संतुलित उत्तेजना होगी और किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। उस कंडीशन में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा लर्न कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल गलत है ये, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात भी गलत होगी। बच्चे सिर्फ और सिर्फ वयस्कों पर निर्भर करें, ये भी गलत होगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन डी जो यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे जो हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वो इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। बहुत सरल पेपर आया था इस बार। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है? तो वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक जो है, बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, ये किसका साइन है? ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकार है, या कॉग्निटिव इमैच्योरिटी है, या सेल्फ रेगुलेशन है, या ईगो सेंट्रलिज्म है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन एक है, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो बिल्कुल हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर किया जा सकता है। यहाँ पर आठवें प्रश्न में ऑप्शन एक जो है, अगर बच्चों ने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। 90वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 90वां प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन जो है वो रो रहा है। तो ये कई बार अलग अलग रूपों में इस प्रश्न को पूछा गया है। यहाँ पर पिता क्या कह रहे हैं कि भाई तुम क्या लड़कियों की तरह रोओगे, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का जो ये कथन है वो किससे बताएगा? ये बताएगा रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम,
क्या आंसर सही होगा? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौके दिए जाएं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। वो क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका क्या कर रही है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जब बच्चों को सपोर्ट किया जाता है कुछ सिखाने के लिए तो वो स्कैफोल्ड लर्निंग कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो डायरेक्ट दिया गया है। ऑप्शन 3 जो है आप कह सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा। वाइगोत्स्की के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर देना था, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सामाजिकरण की बात करें तो विद्यालय सामाजिकरण का एक सेकेंडरी फैक्टर होगा, सेकेंडरी एजेंट होगा, और परिवार जो है वो प्राथमिक होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? तो ये जोर देता है दैट देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश को दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं और ये इसका सही आंसर होगा। कन्वेंशनल चरण या स्टेज को दर्शाता है। ऑप्शन 3 जो है प्रथागत जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसको बताता है? भाई कल्चरल टूल्स को, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न कल्चरल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किस रूप में? भाई स्कीमास बताए हैं उन्होंने। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी बच्चे मनोबंध जो हैं वो सोच रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो अगर आपने संज्ञानात्मक विकास में अलग अलग अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं और यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रेशन इन थॉट्स। ठीक है, बच्चों की विचार या सोच में केंद्रीकरण जो है इसका सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा? ठीक है, क्या हम ऐसा बोलेंगे कि छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या मंदित छात्र, या विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है? तो बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास की जो क्रम है वो क्या होती है? भाई बहुत सरल प्रश्न है ये भी। सबसे पहले सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भाई संवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त बच्चा जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है किशोरावस्था तक पहुँचता है, तो यही इनकी विकास का क्रम होता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो 21वें प्रश्न में ऑप्शन 1 जो होगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण सही आंसर है। बिल्कुल 21वें प्रश्न जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर दिया जाना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने। बिल्कुल सही है जो भी बच्चे ऑप्शन ए सोच रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? भाई बच्चों में डर की भावना पैदा करके, तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा 23वें में। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर
जोर देकर, ठीक है ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी बेस्ट ऑप्शन हमें सोचना है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमालों को बढ़ावा देकर या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पर एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग भी की जानी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, वेरी गुड, जिन्होंने भी इसका सही आंसर अपसारी चिंतन मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर है। 26वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए भाई अलग अलग पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता हैं, लर्नर्स हैं, तो उनको भी विविध विन्यासों से उदाहरण देकर ही समझाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर बच्चों ने सी ऑप्शन बताया है तो उनका आंसर सही है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ठीक है, सिर्फ हम उनको याद रखने पर जोर देकर नहीं कर सकते, दंड देना भी गलत हो जाएगा। बहुत आसान क्रियाकलाप देने से अच्छा है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं कि शेम जो शर्मिंदगी है ये क्या है? 29वें प्रश्न के बारे में आपको दिया गया है। तो बिल्कुल इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शेम का। तो ऑप्शन 3 जो है सही आंसर होगा 29वें प्रश्न का। सो लास्ट के कितने सारे प्रश्न सबका सही ऑप्शन आ रहा है यहाँ। तो 30वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? तो यहाँ पर देखिए संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना जो है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ये हमने सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्द देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।